पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर स्वैन ने कहा है कि जो नौजवान दहशतगर्दी में शामिल होते हैं वो विक्टिम्स होते हैं, लेकिन जो लोग उनकी हौसला अफजाई के जिम्मेदार हैं वही असल मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अब उन लोगों का सुराग लगाने की हिकमत अमली पर काम कर रही है जो नौजवानों को मंशियात और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस करने के जिम्मेदार हैं। डीजीपी बारामूला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में अवामी शिकायत सेल में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपनी शिकायत के साथ डीजीपी से मुलाकात की। मुतअद्दिद मसाइल के मौके पर ही अजाला करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुजरिमों और मुतासरीन में फ़र्क करने के लिए काम कर रही है। डीजीपी ने कहा कि नौजवान हमारा असासा हैं और नौजवान नस्ल को इन समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बचाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जब कहीं किसी जगह पे वायलेंस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाती है, टेररिज्म और मिलिटेंसी फैल जाती है, पुलिस का काम और कठिन हो जाता है। तो उसकी वजह से 30 साल में एक माहौल पैदा हुआ है। पर हम एक ऐसे फिलोसफी में बिलीव करते हैं जे.एंड.के पुलिस, और उस पर हम कायम रहना चाहते हैं, जिसमें हम फ़र्क करना चाहते हैं। जिसको और जो गलत है उसके लिए भी हम ये फ़र्क करना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रैफिक एक्सीडेंट को हम मर्डर में तब्दील नहीं करना चाहते। मर्डर है, ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो हम इसको जो वापस आ सकता है उसके लिए भी हम गुंजाइश रखना चाहते हैं, दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। हम कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो पिछली पर्दे के पीछे जो हम अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं, मौका आने पर हम वो भी करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इसमें जा ही ना। हमारी तड़प रह रहा है कि साहब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किसी तरीके से बचे रहें, और चाहे वो नारकोटिक्स हो चाहे वो टेररिज्म हो, वो इसमें ना पड़े। अब हम उसमें जा रहे हैं। हम एक ऐसा पुलिस बनना चाहते हैं कि जिसमें हमें चाबी देने की जरूरत नहीं पड़े। जो टेररिज्म में भर्ती हो जाता है हमारे लिए वो एक विक्टिम है, और उसको डालने वाला जो बंदा है, उसको बहलाने वाला, उसके हाथ में हथियार देने वाला, उसको पैसे देने वाला, उसका बरगलाने वाला, वो ज़्यादा कसूरवार है ना, बल्कि जो छोटा है जिसका मूंछ दाढ़ी नहीं आया है। तो इस सिलसिले में हमारी एक कोशिश रहेगी, एक नया रवैया रहेगा कि साहब हम अपने पुलिस वालों को भी उसी हिसाब से रिवार्ड करेंगे। जो इस काम में ज़्यादा मेहनत करेगा हम उसको ज़्यादा रिवार्ड करने की कोशिश। और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ करके दिखाया है जिनको करने की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि मोदी की मुतहर्रिक लीडरशिप से ही दफा 370 हटाने का काम हो पाया है। एक नारा, वैचारिक पक्ष की बात बोलता हूं, एक नारा हम हमेशा लगाते थे, और वो नारा होता था एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। ये हमारा नारा होता था। हम नारा लगाते थे, हमारा विश्वास था। मुझे याद है एकता यात्रा में आदरणीय मोदी जी डॉक्टर जोशी जी के साथ लाल चौक पर जाकर के उन्होंने झंडा फहराया था। हमने वो भी दिन देखा है। और उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिसने मां का दूध पिया है वो 26 जनवरी को आ जाना, हम वहीं झंडा फहराएंगे। ये वाक्य उन्होंने कहे थे। वहां तो झंडा फहराया ही, लेकिन इसी दशक में 6 जुलाई को, 5 जुलाई और 6 जुलाई या 6 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम सब लोगों ने देखा। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर लिया। वह भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में सीट शेयरिंग व दीगर मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच कोई तजाद नहीं है। अनंतनाग के किपरन वेरी नाग में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब के बाद मसूदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और दीगर वज़ीर आज़म ने इससे कबल भी जम्मू कश्मीर के दौरे किए हैं, लेकिन इनका तब तक कोई हासिल नहीं निकलेगा जब तक यहाँ के लोगों की उमंगों की सही तर्जुमानी नहीं होगी। सैयद तौकीर हसनैन व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। 3 जो सीटें तो जो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के पास है वो इंडियन अलायंस के पास है, और बाकी जो उसके अलावा एक मकसद क्या है अलायंस का? मकसद ये था कि हम जो हमारी फंडामेंटल जो हमारे उसूल हैं
प्लुरलिज्म है, आइन के साथ आइन की जो सरदारी है, तो रूल ऑफ लॉ, ये जो हमारे फंडामेंटल है और एक प्लुरलिस्टिक समाज जो सोसाइटी हो, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इकट्ठे आए। और ये मकसद रहा है कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी है, एनडीए है, उसका मुकाबला किया जाए, ताकि ये बिल्कुल मुमकिन बनाया जाए कि वहाँ पर उनकी कभी वापसी न हो, वहाँ पर उनकी जीत न हो। उमर साहब और फारूक साहब बिल्कुल एक ही पेज पर है। फारूक साहब ने जो वर्कर्स हैं उनके जज्बात की तर्जमानी की कि क्या कहते कि हज़ारों लोग उनसे मिलते हैं, हज़ारों वर्कर उनसे मिलते हैं, अतराफ अकनाफ से मिलते हैं, तो वो अपनी बात करते हैं। लेकिन जो मौक़िफ़ है वो तो उमर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह किया। अगर आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो उसमें कोई तज़ाद नहीं है। कई बार वादे किए गए, कभी लाल किले से कहा गया दिल की दूरी और दिल्ली की दुनिया, लेकिन हमने देखा फिर हकीकत कुछ हुआ नहीं, हर एक चीज़ शराब साबित हुई। देखिए, जब हम तब माने जब वो कहेंगे कि हम वो जो एहसास होना चाहिए। मैं बार बार पार्लियामेंट में भी कहता हूँ कि आप खुद एहतसाबी कीजिए, आपने हासिल क्या किया, क्या हुसलियाबी हुई 5 अगस्त 2019 के बाद। अगर वो खुले जहन से, खुले दिल से उसका देखेंगे, खुद एहसास भी करेंगे, तो ये कहेंगे कि वो जो सारा लिया था वो रेस्टोर करेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी, जो जैसे इलेक्शन की बात होगी। अब ये भी देखिए कितनी जगह की तकलीफ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यहाँ इलेक्शन कीजिए। जो खुद दावा करते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत का, वहाँ पर 1-1.5 करोड़ लोगों को जमहूरी हो के बगैर रखा जाता है। तो पहले भी ये दौरे हुए, पहले ये बातें हुई। और पीडीपी सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग मुनक़िद हुई। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में नौगाम श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक़िद हुई। तमाम सीनियर लीडरान, जिले सदूर, हल्का इंचार्जेस, जोनल सदूर और सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी सीट के सीनियर लीडरशिप इस मौके पर मौजूद थे। इसमें सरताज मतनी, अब्दुर्रहमान वेरी, डॉक्टर महबूब बेग, गुलाम नबी लोन, हांजूरा, आसिया नक्काश और वहीद परा ने भी शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद वस्ती कश्मीर की पार्लिमानी नशिस्त के हवाले से हिकमत अमली और तैयारियों को हतमी शक्ल देना था। कारकुनों से कहा गया है कि वो तैयार हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा अवामी रसाई के प्रोग्राम बनाएं ताकि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में पीडीपी को वोट देने के लिए राग़िब कर सकें। हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जोन प्रेसिडेंट्स और जोन इंचार्ज हैं, उनकी मीटिंग रखी थी और यही पार्टी के मुतालिक बात हो रही थी और ज्यादा कुछ नहीं। सीट शेयरिंग का हमने कोई बात नहीं की है, वो तो बाद में बात करेंगे, वो आपस में बैठ के बात करेंगे। यहाँ हमारी पार्टी की बात हुई, तंजीम की बात हुई, तंजीम को कैसे मजबूत किया जाए ग्रास रूट लेवल पे और लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाए रखे हम, तो उसलिए उसमें बातचीत होगी। देखिए, आपको पता होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर लोकल लेवल पे, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक करके सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की लीडरशिप को बुला के उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज थी जिसमें हमने जो सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको मदऊ किया था और उनसे बातचीत की इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात के बारे में और जनरल जो सियासी हालात बने हुए हैं उनको लेके। इसमें हमारी जितनी भी टॉप की लीडरशिप थी वो मौजूद थी, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा और हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सरताज मतनी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी साहब, सारे मौजूद थे और बहुत मुदल्लल तरीके से हालात पे गुफ्तगू। श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक थी। अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उस सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लिया गया और लोग जो हमारे यहाँ पे लोकल लीडर्स हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 कॉन्सेगमेंट्स हैं, सबके वो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और उनसे फीडबैक लिया गया, राय ली गई कि किस तरह से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम अपनी तरफ से पार्टी की तैयारी का जायज़ा ले रहे हैं और जो हमारा जो मौक़िफ़ है पार्टी का, जो मंशूर है, उस पर कैसे अमल किया जाए और उस पर वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए।
और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू का दौरा कर रहे हैं। जम्मू खित्ते में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, जिनमें एम्स समेत कई दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम MAM स्टेडियम में आवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र जम्मू शहर और मुल्का इलाकों में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। अखनूर समेत दीगर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहर्रिक हैं और रात की गश्त भी की जा रही है। शहरी इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से लगातार ज़मीनी और फ़ज़ाई निगरानी के साथ साथ हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। वज़ीर आज़म जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखेंगे। नई टर्मिनल इमारत 40,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली हुई है और इसकी तामीर 865 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आगाज जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ने किया। विश्वकर्मा योजना का मकसद कारीगरों को बाख्तियार बनाना है। मेक इन इंडिया के ख्वाब को सच करने के लिए फन की कदीम तरीन शक्लों को जिंदा करना है। इन कारीगरों को तरबियत दी जाएगी और बेहतर कल के लिए इनके अपने यूनिट खोलने के लिए दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारे हर इंस्टीट्यूट ने 5 ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिनमें वो विश्वकर्मा के ट्रेनिंग देंगे, अलग अलग जो जिसमें भी लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और मेरा आपके माध्यम से ये आम लोगों को, जितने भी हमारे कारीगर हैं, जितने भी हमारे शिल्पकार हैं जो हाथ से काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आगे आएँ और इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करें। और ये स्कीम उनको सक्षम बनाने में, उनको सहायता देने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल है, ताकि उनका जीवन जो है सुधर सके और उनका जो योगदान है देश की तरक्की में उसको भी पहचान मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रेनिंग करके। जो हमें आता था वो हमने यहाँ पे किया, जो नहीं आता था यहाँ की मैम ने हमें सिखाया है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद अपना रोज़गार खोलेंगे ताकि और भी लेडीज़ वर्कर में आ सके। जो घर पे लेडीज़ बैठी हैं उनको भी ये सीखना चाहिए कि आने वाले टाइम में उनको मजबूरी भी हो वो काम कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे, इससे हमें लोन भी मिल सकते हैं और अगर जो पैसा हमें मिलेगा उससे हम अपना बुटीक भी खोल सकते हैं और किसी को उस आगे काम भी दे सकते हैं, बुटीक खोल के ट्रेन भी कर सकते हैं। हमें 5 to 7 डेज़ की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और 1 लाख लोन मिलेगा, जिससे हम अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाकी बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह भी दे सकते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। में कार चालक की मौत, 3 महिलाओं सहित 4 घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। शाहजहांपुर में एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ता हुए रवाना। ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते दिखे राम भक्त। बिलासपुर में ढाबा में घुसकर बदमाशों की दबंगई। ढाबा संचालक के साथ बेरहमी से की मारपीट। जानलेवा हमले में एक युवक घायल। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रायपुर में रील बनाना युवक को पड़ा भारी। युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाली गलौज कर बना रहा था रील को सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। बरेली में छात्रा के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर रेप का भी आरोप। आरोपी के परिजन फरार। आरोपी के माता पिता हिरासत में। कानपुर में कुएं में मिला हरि बहादुर सिंह का शव। गाजीपुर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। फिर आप देख रहे हैं पहली खबर। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ व रिहेबिलिटेशन के इंतजामी सेक्रेटरी अनिल कौल ने काजीगुंड अनंतनाग में एक अवामी दरबार की सदारत की। मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद ने दरबार में शिरकत की और अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दरबार में डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इंतजामी सेक्रेटरी ने मुतल्लिक़ा अफसरान को मौके पर ही हिदायत जारी की कि वो वफूद और अफराद की तरफ से पेश करदा तमाम मसाइल का जायजा लें और उनके जल्द इजाले के लिए कार्रवाई शुरू करें। है कि
जो हमारे आला अधिकारी है, सेक्रेटरी और उससे ऊपर रैंक के ऑफिसर्स, उनको ज़िले में जाके लोगों के साथ मिलके जो प्लान के काम हुए हैं, तरक्याती काम, उनका रिव्यू करना है। उसके साथ साथ लोगों से फीडबैक लेना है कि कैसे हम आगे बढ़े और जो जनभागीदारी या आवाम की शमूलियत, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे हो तरक्याती काम में, उसको यकीनी बनाना है। उसी तहत ये आज प्रोग्राम हुआ और मैं यहाँ पे आज जितने भी हमने सजेशन सुनी वो सब की गई है। कुछ मसलों का इजाला यहीं पे हो और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमें आने वाले प्लान में रखते हैं वो। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर और जस्टिस संजय धर ने काजीगुंड का दौरा किया। दोनों मुअज़्ज़ज़ जजों ने काजीगुंड के इस मकाम का दौरा किया जहां पर नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर होना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जिला बांडीपोरा के बानियारी सोनावारी में गांव पार्टी का एक इजलास मुनक़िद किया जिसमें पार्टी से वाबस्ता सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इजलास की सदारत डीपीएपी के नायब सदर कश्मीर हाजी मुसद्दिक हुसैन मिन्हास ने की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद कारकुनों ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन की तैयारियों में है। बाकी रह गया वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से काफ़ी लोग डर रहे हैं, काफ़ी पार्टियां डर रही हैं। उनको डरना नहीं चाहिए। ये मैदान है, ये वोट से फैसला करेंगे। हम किसी को मारने या वो कोई गलत बात कहने नहीं आए हैं। हम सिर्फ वोट से अपना हक, लोग अपना हक ले लेंगे और जो पसंद आएगा इनको चीफ मिनिस्टर उसको बनाएंगे। हमारी तरफ से तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है हमारा चीफ मिनिस्टर होगा अगला। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने संबल सोनावारी के अंदरकोट इलाके में एक ज्वाइनिंग तकरीब में मुनक़िद की। इस दौरान मारूफ समाजी कारकुन महराज निजार के अलावा मुतअद्दिद कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के नायब सदर कश्मीर उस्मान मजीद ने पार्टी में शामिल होने वाले दर्जनों कारकुनों का वालिहाना इस्तकबाल किया। उसमें हमारी कोताही थी, हम इन पर पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने शुरुआत किया है, ड्राइव कनेक्ट करने का शुरुआत किया है, क्योंकि अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो सदाकत पे बेस्ड है, हकीकत पे है। इसलिए हम लोगों के पास जाके हमें आसानी होती है लोगों को अपनी बात कहने में। इसी की एक कड़ी है कि हमने कनेक्ट किया है संबल की तरफ से और इस एरिया में अनकरीब हम आपको दिखाएंगे कि अपनी पार्टी एक बहुत बड़ा पावर। और राजौरी के मुश्ताक अहमद नामी शख्स की क्योल गांव में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हो गई। मुश्ताक अहमद पीडीडी में यौमिया उजरत पर काम करते थे। मुश्ताक अहमद की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनके रिश्तेदारों ने कुटेरका में एहतजाज किया। दस से 12 जो जाने चली गई है। आप मेरे को बताओ कि इनका जो बिजली वालों का कंसर्न है, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है। जय साहब ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, शटडाउन हमने लिया हुआ था। पीछे कौन से लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इनका आपस में कितना कंप्रोमाइज है, कितना तालमेल है, हमें कोई पता नहीं है। बहरहाल हम यही कहना चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट ने ये आए दिन जो कत्ल कर रहे हैं, ये कत्ल है। और जिला बांडीपोरा के संबल सोनावारी में पंचायतों से वाबस्ता ठेकेदारों के एक ग्रुप ने महकमे माल में ज़ेरे इल्तवा पड़ी बिल्स की अदायगी में हो रही ताखीर के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल के दिसंबर में ट्रेजरी में कागजात जमा किए हैं, लेकिन अभी तक उनकी अदायगी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनके घरों में फाका कशी की नौबत आ पहुंची है। उन्होंने सवाल किया कि अगर उन्होंने सरकारी कामों को ज़मीनी सतह पर अंजाम दिया है तो क्यों कर उनके पैसे अभी तक वागुजार नहीं किए जा रहे हैं। दो वरियो पे कान पे फंड्स क्या प्रॉब्लम तो पे पतम 27 त्रास यह टेजरी बिल 27 दिसंबर त्रास, मगर अफसोस सान वन कि मटेरियल वाल वनस गर हेकान सन बच्चे दपान क्या करो, असा लोन कोड़मुत बाकी चीज या मटेरियल वाल वन गवर्नमेंटस कर यह गुजारिश कि अगर सोन पोस रिलीज गसान तो यह क्या गसान तो असा फाकन पे वोतमित, अगर न सो दस्ती दस्ती अमिच अजाल ग नेरो सड़क।
और आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रोग्राम के तहत कुपवाड़ा फ्रूट मंडी में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन के हवाले से एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। एरिया मार्केटिंग ऑफिसर कुपवाड़ा मुश्ताक अहमद कुमार ने बागबानी शोबे और हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी फराहम की। यहाँ पे हमने जो भी फ्रूट ग्रोवर्स है, ट्रेडर्स है एंड एनआरएलएम के भी जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको की जानकारी दी। इस प्रोग्राम में हमने एक्सक्लूसिवली पीएमएफएमई जो प्रधानमंत्री फार्मर्स माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है इसके बारे में जानकारी दी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के नगरोटा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजाद ने कहा कि इलेक्शन करीब है और हर लीडर लोगों के पास वोट लेने आएगा, मगर आपको ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा जो आपके मसाइल हल कर सके। उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की वजह से वादी छोड़ दी। उनकी और दीगर तमाम लोगों की बाज़ाबादकारी की जरूरत है जो दहशतगर्दी की वजह से बेघर हुए हैं। मकामी KAS और IAS अफसरान को दूर दराज इलाकों का ख्याल रखना चाहिए। दूर दराज इलाकों के स्कूलों में तदरीसी अमले और अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की कमी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने रोशनी एक्ट मुतारिफ कराया जिसका मकसद गुजर और बेजमीन लोगों के लिए जमीन के हुकूक को यकीनी बनाना है, मगर अफसोस है कि इस एक्ट को खत्म कर दिया गया है और गरीबों से जमीन भी छीनी गई है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने पर वो इसे मुकम्मल तौर पर लागू कराएंगे। पार्लियामेंट का तो 100% है, वो अपने टाइम अनुसार हो रहा है। विधानसभा के मैं अनुमान ही लगा सकता हूं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है न इलेक्शन कमीशन के साथ और न ही सरकार के साथ इस बारे में, लेकिन आज नहीं होगा तो 4 महीने में तो होना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर की लाइन रेखा खींच दी है, तो उससे पहले 3 महीने शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारा 7-8 फेजेस में होता है, उसको 3 महीने लगते हैं। तो ये साल तो मुझे लगता है इलेक्शन का ही है। देखिए मेरी पार्टी तो जरूर लड़ेगी, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। कह रहे हैं कि आप भी लड़ सकते हैं अलग-अलग सीट पे। नहीं, सवाल यह है कि मुझे प्रचार भी तो पार्टी का करना है, तो अगर मैं खुद लड़ा तो एक जगह फंस जाऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, NC को जो भी हुकूमत में दे दे उसमें वो जा सकते हैं। वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो ममता हो, वो समता हो, वो नीतीश कुमार हो, वो बंगाल हो, वो तमिलनाडु हो, वो कन्याकुमारी हो, हर किसी में सरकार बनाने के लिए वो जा सकते हैं। आपने मेरी जबानी क्यों सुनी है? आज आपने देवेंद्र राणा का इंटरव्यू सुना, वो खुद कई दफा बीजेपी, और हद तो ये मुझे तो मालूम था ये सब, लेकिन मैं हर चीज बोलता नहीं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन अब द कैट हैज कम आउट ऑफ द बैग। देवेंद्र राणा जी ने जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे और CM के एडवाइजर थे, वो कहते हैं मैं CM के साथ खुद गया हूं मिलने के लिए। 370 खत्म होने के बाद भी सबसे आश्चर्य की बात है कि जितनी गालियां NC ने बीजेपी को पार्लियामेंट में नहीं दी, पार्लियामेंट में अकेला था, पार्लियामेंट जहां बोलना था वहां नहीं बोले, बाद में दी, लेकिन पार्लियामेंट के बाद भी बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। आप क्या भरोसा? फार्मर्स एजिटेशन दूसरी दफा बड़े पैमाने चले। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो एक ही दफा इसको खत्म करने। सरकार के लिए भी ये ठीक नहीं होगा और फार्मर्स के लिए भी ठीक नहीं होगा और दिल्ली की जनता के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी। और अरोह तबस्सुम का ताल्लुक डोडा जिले से है। उनका कहना है कि वो एक अरसे से अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं। अरोह का कहना है कि ICDS डिपार्टमेंट डोडा ब्लॉक घट में आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट थी जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने ICDS डिपार्टमेंट डोडा पर बदनवानी का इल्जाम लगाया है। मई 2023 में मुख्तलिफ अजला में ICDS के जरिए आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की असामियां कायम की गई। अरोह ने घट ब्लॉक के ब्योर गांव में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए दरख्वास्त दी थी। उनका इल्जाम है कि आंगनवाड़ी वर्कर का ऑर्डर उस खातून को सौंपा गया जो पहले ही
बबोर में बतौर हेल्पर काम कर रही थी। उन्होंने डीसी डोडा का दरवाजा भी खटखटाया है और डीसी डोडा ने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन आईसीडीएस कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने लोगों के हुकूक छीन लिए हैं और इसकी आला सतही इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने वहां से हमें सीधे बोला कि ऊपर से ही ऑर्डर आया है। जब हमने उनको बोला, वो हमने किया एक्सेप्ट कि ऊपर से ऑर्डर आया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर ले सकती है ऐसा। जब हमने उनको बोला कि ऑर्डर दिखाओ, वो वहां से चुप रहने लगे। बहुत बार ऐसा ही हुआ। फिर हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए, उन्होंने वहां से एडीडी साहब को लिख के दिया कि आप ये एग्जामाइन करो और मुझे पता दो क्यों नहीं है ये। फिर जब एडिशनल डीसी के पास हम गए, उन्होंने वहाँ से बोला कि आप रुको, हम यहीं से आपको फ़ोन करेंगे। 2 महीने मैंने वेट किया इसका फ़ोन का कि फ़ोन मत आएगा, लेकिन फिर जब हम वहाँ गए, उन्होंने वहाँ से कुछ नहीं बोला। 4 बार मेरे वालिद साहब जो है वहाँ गए हैं, एडिशनल डीसी के दफ्तर गए हैं, उन्होंने वहाँ से कुछ नहीं बोला। और मैंने सुना कि वहाँ पे किसी और को ऑर्डर दे, लेकिन जब इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल थी, जब वहाँ पे किसी और को इतने हाई मार्क्स थे ही नहीं, मेरे मार्कशीट देख सकते हो आप, जब वहाँ पे थे ही नहीं मार्क्स, तो किसी और को कैसे लगाया जा सकता है मेरी जगह। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दे दे, या तो मुझे वो ऑर्डर दिखाएं कि है कहाँ पे ये ऑर्डर, जबकि हर बारी वो मुझे यही बोलते हैं कि ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर कहीं नहीं है। अब मैं यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। अगर बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? जो भी जिम्मेदार है उसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो, हमें सुनने में आया कि ये ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं आया, ये पीएम पोषण स्कीम है, ये सेंटर से रिलेटेड स्कीम है, ये कोई यहाँ स्टेट की अपनी पर्सनल स्कीम नहीं है। क्योंकि लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद हमें आया कि जो एलिजिबल है एज पर ह्यूमन राइट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें अगर जो एलिजिबल है 12th है और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है हेल्पर, उसको एलिवेट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ जिसका आप बात कर रहे हैं उसका, और उसके अलावा 6 और केसेस हैं, जिसमें हमारे जो 4 केसेस हैं वो अभी के हैं, फर्स्ट और सेकंड के, 3 जो है पुराने हैं, मतलब पुराने, उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई थी, तो 4 में हुई थी। देखिए, जब एडवर्टाइज किया इन्होंने, उसके बाद हमें ऊपर से जब ये आ गई डायरेक्शन, तो उन्होंने उसको जो कंसर्न सीडीपीओ, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो होती है सीडीपीओ लेवल पे होती है, तो उन्होंने इंटीमेट किया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ का है, उस वक्त मैं यहाँ पोस्ट नहीं था, सेकंड फेज़ का मैंने आके किया प्रोसेस सारा, तो उन्होंने इंटीमेट किया होगा प्रॉपर्ली और पोस्ट को विड्रॉ भी किया होगा। सर कोई ऑर्डर, और इसके